MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप आज मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। शास्त्रों में संत का स्वरूप बहुत साफ शब्दों में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, तितिक्षवः करुणिकाः सहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणा। इसका हिंदी में मतलब होता है, सच्चे साधु वो हैं जो सहनशील हैं, दयालु हैं, सबके हितैषी हैं, जिनका कोई शत्रु ना हो और जिनका स्वभाव शांत हो। यह परिभाषा केवल विवाद में फंसे या फिर किसी दूसरे संत के लिए नहीं है, यह विश्व के हर संत पर लागू होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं, हालात बदले। खबरें और हालात जो बताते हैं कि कुछ संत द्वेष, ईर्ष्या और अवगुणों से भरे हुए। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है, सत्यम वद धर्मचर, मतलब सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। संतों को समझना चाहिए कि यह आदेश सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। या फिर हम यह कहें कि यह मर्यादा केवल प्रवचनों तक सीमित नहीं है। हमें यह सवाल पूछना होगा कि क्या आज समाज जिन चेहरों को श्रेष्ठ मान रहा है, वो उस कसौटी पर खड़े उतर भी रहे हैं, या अब धर्म को, संतों को, बटुकों को राजनीति से घेर लिया गया है। याद रखिए, धर्म वही है जो निर्भय होकर सत्य का साथ देता है, और अधर्म वही है जो सुविधा के अनुसार मौन साध लेता है। आज प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी साधु संत का नहीं, किसी राजनीतिज्ञ से नहीं, इनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह प्रश्न है संत परंपरा की मर्यादा का। यह प्रश्न है राजनीति और धर्म के रिश्ते का, और यह प्रश्न है समाज की उस चुप्पी का जो कभी कभी सबसे बड़ा बयान बन जाती है। प्रयागराज से खबर आई, अदालत के आदेश पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। आरोप बेहद संवेदनशील है। जांच अब कानून के दायरे में आगे बढ़ेगी, जांच होगी, अदालत तय करेगी, लेकिन तब तक हमें आपको तय करना है कि क्या हम शास्त्रों में वर्णित संत की छवि और आज के विवादों के बीच अंतर देखने को तैयार हैं। याद रखिए, जब शीर्ष पर धुंध छा जाती है तो नीचे खड़े लोगों की दिशा खराब हो जाती है, नीचे खड़े लोग दिशा खो देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। भगवा चोला ओढ़कर विवादों की हिस्ट्री बनाने वाले अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे हैं, उसने गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके, धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो कानून के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जाती है। अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिगों के शोषण से संबंधित धाराओं में ही FIR दर्ज की गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामले बेहद गंभीर और गैर जमानती होते हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस को जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। पुलिस मामले की जांच करेगी, लेकिन अगर ये लगा कि आरोपी सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पालन में थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के आलोक में इसकी निष्पक्ष, विधिपूर्ण एवं स्वतंत्र इसकी विवेचना कराई जा रही है, गहराई से विवेचना की जा रही है। जांच शुरू हो गई है? जी हाँ, विवेचना प्रचलित है।
अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या होगा ये तो राष्ट्र का कानून ही तय करेगा, लेकिन मामले में फिलहाल सियासत जबरदस्त हो रही। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। सनातन धर्म को, हिंदुओं को डिवाइड करने की साजिश करना ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव जी, अब रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादत करें, तराबी करें, वो अच्छा है, करें, दुआ मांगें। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके शंकराचार्य जी का कंधा इस्तेमाल ना करें। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद के पास 3 विकल्प बचे हैं। पहला, अभिमुक्तेश्वरानंद अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करें। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग करें, या फिर पुलिस के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करें। यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। आपके अनुसार आपने कुछ भी दे दिया, आप उसको सबूत कह सकते हैं, लेकिन जब उसकी जेन्युइननेस टेस्ट की जाएगी उसके बाद वो सबूत होना चाहिए और उसमें कुछ अपराध दिखाई देना चाहिए। तो उसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कानून के जानकारों का मानना है कि अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोष सिद्ध हो गया है। पुलिस को सबूतों, खास करके शिकायतकर्ता द्वारा सौंपी गई सीडी की फॉरेंसिक जांच बहुत बारीकी से करनी होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोपों ने सनातन की गुरु शिष्य परंपरा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एफआईआर दर्ज हो गई है, अब आगे कार्रवाई होगी, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको अगली रिपोर्ट दिखाएं इससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। यूएस में ट्रंप के घर के पास घुसपैठ की कोशिश हुई है। ट्रंप के घर के घेरे में घुसने की कोशिश की गई, हथियार पर संदिग्ध को ढेर कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के घर के पास घुसपैठ की कोशिश हुई, एक संदिग्ध था, वहां पर उसे ढेर कर दिया गया, मतलब मार गिराया गया है। ट्रंप के घर के घेरे में घुसने की कोशिश हुई। हालांकि सुरक्षा वहां पर हमेशा चाक चौबंद रहती है, लेकिन अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किस मंसूबे से आया था, कौन था, क्यों ये घर के आसपास भटक रहा था, इसे किसने भेजा था, ये सारे सवाल हैं। यह खबर पढ़ते समय एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है कि क्या अब इंसान का शरीर भी किराए पर चलने लगा है? कहा जाता है कि जब इंसान की मजबूरी बाजार बन जाए तो समझ लीजिए कि सिर्फ अपराधी नहीं, पूरा का पूरा तंत्र कटघरे में खड़ा है। और वही हुआ है महाराष्ट्र के बदलापुर में। महिलाओं को 25 से 35 हजार रुपए का लालच दिया गया, हार्मोन के इंजेक्शन लगा दिए गए, बार बार मेडिकल कराने के नाम पर उन्हें भर्ती किया गया, फिर उनके कोख का सौदा किया गया। यह सिर्फ अवैध तस्करी नहीं है, यह गरीबी की नीलामी है। और बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, यह सवाल है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तो कहां था स्थानीय प्रशासन? किस फाइल में अटका हुआ था स्वास्थ्य विभाग? क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, या फिर सब चलता है कि संस्कृति में डूब चुका है? क्योंकि याद रखिए, इतना बड़ा मेडिकल रैकेट बिना नेटवर्क के नहीं चलता, बिना चुप्पी के नहीं चलता, बिना सिस्टम की कमजोरी के नहीं चलता। हमारे आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अपराध वहीं पनपता है जहां व्यवस्था सोती है और समाज चुप रहता है। और हमें खुद से भी पूछना होगा कि हमने ऐसा समाज क्यों बना दिया है?
जहां 30,000 रुपए में, 35,000 रुपए में, 25,000 रुपए में किसी महिला की सेहत से ज्यादा कीमती हो जाते हैं ये पैसे। मजबूरी को कमाई कहकर क्या हम शोषण को सामान्य बना रहे हैं? मेडिकल साइंस जीवन बचाने के लिए है, ना कि लाचार शरीरों को मुनाफे का जरिया बनाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि अगर बिना सख्त जांच के क्लिनिक चल रहे हैं या चल रहे थे, अगर रिकॉर्ड्स की निगरानी नहीं है, अगर बार बार मेडिकल प्रक्रियाएं बिना सवाल के हो रही हैं, तो यह सिर्फ अपराधियों की नहीं, व्यवस्था की विफलता है। सुन लीजिए, अगर कोई भी हितैषी बनकर मेडिकल ऑफर दे तो यह खतरे की घंटी है। अपने शरीर से जुड़ा हर फैसला, पूरी जानकारी, कानूनी कागज और विश्वसनीय डॉक्टर के बिना पूछे कोई भी फैसला मत लीजिए। बदलापुर का यह मामला एक शहर की कहानी नहीं है, यह आईना है जिसमें दिख रहा है कि अब नैतिकता गिरती है तो इंसान पहले बिकता है और सिस्टम बाद में शर्मिंदा होता है। बदलापुर का यह रैकेट सिर्फ पुलिस फाइल या एफआईआर का मामला नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून की नींद जितनी लंबी होती है, अपराध उतना ज्यादा संगठित हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। यह महाराष्ट्र के बदलापुर की सुलक्षणा जयवंत गाडेकर है, वो अपराधी जो बच्चे की आस में घूमने वाले पति पत्नी से कोख का सौदा करती थी। चंद पैसों के लिए राष्ट्र के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सुलक्षणा ने महाराष्ट्र की महिलाओं को जिंदा लैब बना लिया था। दरअसल सुलक्षणा पर आरोप है कि वो महाराष्ट्र के बदलापुर में गैर कानूनी तरीके से फीमेल एक्स के सौदागरों का पूरा नेटवर्क चला रही थी। सुलक्षणा ने अपार्टमेंट में सोनोग्राफी सेंटर खोल रखा था, जहां वो सोनोग्राफी के बाद महिलाओं को ओव्यूलेशन बढ़ाने का इंजेक्शन लगाती, फिर यूट्रस में फीमेल एक्स बढ़ने पर महिलाओं को आईवीएफ सेंटर भेज दिया जाता था, जहां डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में महिलाओं के एक्स निकाल लेते थे। सुलक्षणा आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं को 25 से 30,000 रुपए का लालच देकर उनके एक्स निकलवाती थी। बाद में यही एक्स आईवीएफ सेंटर में बच्चे की आस लेकर आने वाली महिलाओं के गर्भाशय में रखे जाते थे। राष्ट्र के खिलाफ चल रहे इस गिरोह के 3 सदस्यों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मास्टरमाइंड सुलक्षणा गाडेकर, उसका साथी अश्विनी चाबुकस्वर और मंजूषा वानखेड़े शामिल हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इलाज के नाम पर कोख की तस्करी करने वाली सुलक्षणा गाडेकर के पास ओव्यूलेशन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन बरामद हुए हैं। सुलक्षणा के फोन से महिलाओं के नाम से बनाए गए फर्जी एफिडेविट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां भी मिली। पुलिस के रडार पर कोख तस्कर गैंग की मास्टरमाइंड सुलक्षणा गाडेकर का पति संजय शर्मा भी है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी के पति का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, इसमें कैसा है, उनको फंसाया जा रहा है और कोई बदलापुर की कोई डॉक्टर है, उन्होंने फंसाने का काम किया है। इतना एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एफआईआर रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि उनका ही कुछ ऐसा प्रकरण है और उनको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा, प्लस न्यूज़ चैनल में भी जो भी दिया गया है सब झूठा आरोप है। दावा है कि जरूरतमंद महिलाओं के एक्स प्रिजर्व करने के बाद सुलक्षणा का रैकेट बच्चे ना होने से परेशान महिलाओं को टारगेट करता था। आईवीएफ सेंटर से इस तरह की महिलाओं का डेटा जुटाया जाता था। दरअसल हमारे देश में लगभग 2.25 करोड़ से 3 करोड़ तक जोड़े इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें से हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख जोड़े आईवीएफ साइकिल को अपनाते हैं। ऐसे ही जोड़ों पर सुलक्षणा के गैंग की नजर रहती थी। पुलिस को शक है कि कोख तस्करी के नेटवर्क में कुछ बड़े डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं, जिसका खुलासा आरोपियों से पूछताछ खत्म होने के बाद किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर जानने से पहले डेटा जानिए। उत्तर प्रदेश में 2021 से लेकर 2024 तक, मतलब 4 सालों में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के डेटा के अनुसार कम से कम 5 हर्ष फायरिंग की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई बुलेट्स लगने के कारण,
और 2025 से लेकर 2026 तक यानी पिछले साल में अभी तक एटा उत्तर प्रदेश शादी समारोह में गोली चलने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। सागर मध्य प्रदेश में हर्ष फायरिंग में 15 साल के लड़के की मौत हो गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में आता है, हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 8 साल के बच्चे को सिर में गोली लगी, गंभीर चोट आई। और बिहार के रोहतास जिले में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक शिक्षक की मौत हो गई। कुछ मामले में अब तक सजा हुई है और कुछ मामले अभी भी लंबित हैं। 2015 में फिरोजाबाद में शादी में हर्ष फायरिंग के कारण 12 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। आरोपी को 8 साल की सजा हुई। 2017 में हाथरस के इलाके में हर्ष फायरिंग से एक 40 साल के महिला की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए थे। शादी समारोहों में की गई फायरिंग वो खुशी है जो सीधे शमशान तक पहुंचा देती है। बुलंदशहर में एक नाबालिग बच्चे को उसके ही पिता ने उकसाया, उससे गोली चलवा दी। ये गोली 8 साल के मासूम को लग गई। अब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग खुशियों को मातम में बदल रहे हैं। हमें समझना होगा, आपको समझना होगा, यह किसी दुर्घटना की घटना नहीं है, यह सामाजिक बुराई का स्वरूप है। जश्न और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन न जिंदगी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए ये चीजें। हम इतने जिम्मेदार तो बने कि एक पल की खुशी के लिए किसी की जिंदगी बंदूक की नोक पर ना छोड़ दें। देश में शादियों का सीजन चल रहा है। शादी वाले घरों में हर्ष उल्लास खुशियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि शादियों में गोलियों की तड़तड़ाहट क्यों? जब डीजे पर डांस हो रहा हो, शादी के स्टेज पर परिवार के लोग जश्न में डूबे हो, तब कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग की सनक शादी वाले घरों में मातम पसरा देती है। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की सुनारो वाली गली की है। गली में एक तरफ ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे थे, तो दूसरी तरफ हथियार लहराता और फायरिंग करता हुआ खुशी में डूबा उन्मादी कृष्णा है। शादी के जश्न में कृष्णा के दिमाग पर हवाई फायरिंग करने की ऐसी सनक सवार हुई, उसकी वजह से 8 साल का रियांश अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। दरअसल 19 फरवरी को विनोद वर्मा की बेटी की शादी में भात का कार्यक्रम चल रहा था। परिवार जश्न में डूबा था, तभी भात के कार्यक्रम में शामिल कृष्णा वर्मा ने अपने पिता के लाइसेंस से पिस्टल लेकर हवा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जिस वक्त कृष्णा वर्मा के सिर पर हवाई फायरिंग की सनक सवार हुई, तब गली में अपने घर की बालकनी में 8 साल का रियांश मौजूद था। कृष्णा की चलाई गोली रियांश के जबड़े के चीथड़े उड़ाते हुए निकल गई। रियांश वेंटिलेटर पर है और आरोपी कृष्णा अपने पिता के साथ फरार। तो वो फंक्शन ही देख रहे थे ऊपर से बालकनी में से वो लोग, इतने में वो लोग आते हैं। रॉबिन वर्मा और कृष्णा की फायरिंग पीछे से ही वो हर्ष फायरिंग करते हुए आ रहे थे कि तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, तुम करो हर्ष फायरिंग। फिर उसने अपनी वेपन को अपने पुत्र को देखा, तुम करो फायरिंग, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर दूँ। तो वो हर्ष फायरिंग करते 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 वो गेट तक आते हैं। वो रेगुलर फायरिंग हर्ष फायरिंग करते रहते हैं, अपने वेपन को वो हिलाते हैं। वो फायरिंग ऐसी होती है कि जब वो फायर करते हैं, वो एक गोली मेरे भतीजे रियांश सोनी को लग जाती है, जो कि उसके कनपट्टी में लगते हुए यहाँ के दिमाग को चीरते बाहर निकल जाती है। सवाल ये है कि इस देश के लोग जानलेवा हर्ष फायरिंग की सनक से क्यों भरे हुए हैं? क्या बिना गोलीबारी के जश्न नहीं मनाए जा सकते? 21 फरवरी को लखनऊ के गोमती नगर में एक शादी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एलडीए कर्मी सुनील यादव की मौत हो गई। दिसंबर 2025 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शादियों के दौरान हुई फायरिंग में 10 साल के बच्चे सहित कई लोग घायल हुए हैं। नवंबर 2025 में बिहार के खगड़िया में निकाह के दौरान हुई फायरिंग में दूल्हे की मौत हो गई थी। नवंबर 2025 में ही मेरठ में चढ़त के दौरान फायरिंग में छत पर खड़ी 22 साल की लड़की की गोली लगने से मौत हो गई।
ये महज ताजा घटनाएं हैं। साल 2021-22 में अकेले यूपी में ही 70 से ज्यादा लोगों की जान लापरवाही से गई फायरिंग में हुई। छत्तीसगढ़ में हर साल 60 से ज्यादा मौत इसी तरह की गोलीबारी में हो जाती है। लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधरते। शादियों में गोलियां चलाना रौब और दिखावे का ट्रेंड बन गया है और इस रौब के सामने राष्ट्र का कानून भी बेबस नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ देश का दिल है और वहीं से 8 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं। और यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, यह चेतावनी है, यह तमाचा है उन चेहरों पर जो हर बार मानवता की ओट लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। ये वही रोहिंग्या है ना, जिनके जांच की खबरें हम आपको दिखाते हैं तो देश के कुछ लोग इन्हें मासूम बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। देश पूछ रहा है कि क्या करुणा का मतलब अंधापन है? क्या संवेदना का मतलब सुरक्षा से समझौता है? क्या वोट बैंक का तराजू राष्ट्र सुरक्षा से ज्यादा भारी हो गया है क्या? मैं उन सब से यह कहना चाहता हूं कि जब चौखट कमजोर हो जाती है तो दस्तक भी हमला बन जाती है। यह वक्त है सच्चाई को आईना दिखाने का। दया के नाम पर देश लुटाने का वक्त नहीं है। आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का एक नेटवर्क होता है, एक रूट होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपके हमारे सामने है। सुरक्षा की शर्त है कि करुणा हो पर कानून के साथ हो, शरण हो पर सत्यापन के साथ हो और सबके लिए नहीं हो। इंसानियत हो पर भारत की सुरक्षा से समझौता भी ना हो, क्योंकि भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है। भारत हमारा राष्ट्र है और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। देश के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस आतंकियों की कमर तोड़ रही है तो बॉर्डर पर सेना। दिल्ली से लेकर किश्तवाड़ तक आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया तो दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। मीजानुर रहमान, मोहम्मद शबाद, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल ये वो संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने देश की राजधानी को दहलाने के मंसूबे पाल रखे थे। दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्ध आतंकियों को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 संदिग्ध आतंकी पश्चिम बंगाल से शिकंजे में लिए गए हैं। दावा है ये आतंकी मॉड्यूल देश में बड़े धमाके की साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से ऑर्डर ले रहे थे। संदिग्ध आतंकियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, मोबाइल में रेकी की फोटो और वीडियोस भी मिले हैं। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। हाल ही में दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिले थे कि दिल्ली में लाल किले के आसपास लश्कर के आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली के मंदिरों को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आतंकी साजिश को समय रहते बेनकाब कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ही चल रहा है। किश्तवाड़ में गोलियां गूंज रही हैं। आतंकी ठिकानों पर सेना के जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। अभी अंदर भी लग गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई है।
कश्मीर पुलिस आईबी और इंटेलिजेंस सोर्स से मिली भरोसेमंद इनपुट के आधार पर किश्तवाड़ में सेना ने ऑपरेशन 83-1 शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं कि मोहब्बत अगर इंसान को इंसान न रहने दे तो वो मोहब्बत नहीं, वो इश्क नहीं, वो वहशत है। यही हुआ है। गुरुग्राम से एक सनसनीखेज और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई। 19 साल की छात्रा अपने लिव इन पार्टनर की क्रूरता का शिकार हुई। आरोपी ने उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया, प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जला दिया और न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ऑनलाइन दोस्ती, प्रेम का जाल और विश्वासघात। न्यूड वीडियो बनाया, प्राइवेट पार्ट जलाया। गुरुग्राम में एक प्रेमी ने अपने लिव इन पार्टनर से दरिंदगी की हदें इस कदर पार कर दी कि जिसे जानकर हर कोई सिहर उठा। त्रिपुरा की छात्रा जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रही थी, दिल्ली के नरेला निवासी शिवम से ऑनलाइन ऐप के जरिए मिली। सितंबर 2025 में बातचीत शुरू हुई और जल्द ही दोनों के बीच में मुलाकातें होने लगी। लेकिन छात्रा इस बात से अनजान थी कि ऑनलाइन दोस्ती उसके लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। दरअसल इस दोस्ती के पीछे युवक की नीयत कुछ और ही थी। उसने मुझे पहले वो किया, बहुत मारा, जमीन पर फेंक के बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद उसने मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को। शिवम ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। धीरे धीरे उसकी शक की आग बढ़ी और मारपीट की क्रूर घटनाएं शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया और उसे मुक्कों, लातों और स्टील की बोतल से बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्रा के प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जलाया और मारपीट और यातना के दौरान शिवम ने उसका न्यूड वीडियो तक बनाया। 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से मारता था पैरों में। रोज मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था। मेरे पैर को, मेरे हाथ को भी होल किया। वो तो पीड़िता ने मौका पाकर अपनी मां को फोन किया, तब जाकर पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मेरा लड़की इधर आया पढ़ने के लिए जीडी गोयंगा में। इधर एक लड़का को साथ किया, मुलाकात हो गया और क्या हुआ पता नहीं मुझे। 3 दिन लगातार एक घर में एक कमरा में बंद करके उसको 3 दिन लगातार जो किया उसको साथ, ये बोल नहीं पाऊंगा। ये मेरा लड़की का पाट के सैनिटाइजर डाल के आग लगा दिया। उसको लेग और हैंड को ये चार्जर का तार से बांध के बहुत पिटाया, उसको सिर पे बहुत आघात किया, उसको सुसु किया। ये लड़का मेरा लड़की को साथ और न्याय विचार पाने के लिए। अब 19 साल की मासूम छात्रा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बादशाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
ये वो पीजी है जहां पर को लिविंग पार्टनर भी रहते हैं और दोनों ही पार्टनर थे। बताया जा रहा है कि दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन में। और दोनों के घर वालों ने ये फैसला भी किया था कि दोनों की शादी करानी है, लेकिन 20 तारीख को कुछ कहा सुनी हुई दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में इस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ कि पार्टनर ने यानी शिवम ने लड़की को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद से उसको सेक्टर 10 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद से वहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। बहरहाल गुरुग्राम की ये घटना दिखाती है कि प्यार और भरोसे के नाम पर छिपे हुए क्रूर इरादे किस हद तक इंसान की जिंदगी को तहस नहस कर सकता है, और ऑनलाइन दोस्ती में भी हर कदम पर सतर्क रहना कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इतनी जघन्य वारदात, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। याद रखिए कि मोहब्बत हमेशा सर झुकाना सिखाती है, सर काटना नहीं। मोहब्बत हमेशा आजाद करती है, वो कैद नहीं करती है। लेकिन अब इस अपराध की पुलिस जांच करेगी और आगे की कार्रवाई में हम सबके सामने इसका सच आ पाएगा। यहां वक्त हो चुका है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप कल फिर जुड़िए राष्ट्र सर्वोपरि में रिपब्लिक भारत पर। खबरें और आपसे जुड़े मुद्दे हम उठाते रहेंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH